हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दीजिए सभी को, क्लास स्टार्ट हो चुकी है आज है। और क्लास आप लोग को पता है कि MWF में होता है। तो अदर डे अगर कोई मैसेज करता है या कमेंट करता है कि सर क्लास नहीं हुआ, तो आप लोग अगर अवेलेबल रहते तो आप लोग उनको रिप्लाई दे दिया कीजिए कि क्लास जो है ओनली MWF में हो रही है, ताकि उनको उनका जवाब मिल जाए। क्योंकि मैं तो एनी टाइम अवेलेबल नहीं रहता हूँ, तो आप लोग भी इतना हेल्प कर सकते हैं और वो स्टूडेंट का। चलिए, आ गए सभी लोग, क्लास को चालू करें क्या? चलिए, आज के क्लास में हम लोग जीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आज के क्लास में। सभी लोग एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिए, सभी लोग दबा दीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? गेहूं का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश यानी कि प्रथम नंबर पर कौन सा देश आता है विश्व में, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, गेहूं उत्पादन में विश्व में नंबर 1 कौन सा देश है? जल्दी से बताइए। फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन चारों में से कौन होगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, चीन जो है विश्व का नंबर 1 देश है जो गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पे आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन यहाँ पर होता है। और कितना क्षेत्र में होता है? तो 24 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्षेत्र पर जो है ये गेहूं की खेती होती है। और कितना गेहूं होता है? 126, कितना? 126 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। अब एक नंबर पे तो फर्स्ट में आ गया चीन। अब यहाँ से आता है सेकेंड और थर्ड। सेकेंड पे कौन है बताइए तो। चलिए हम ऑप्शन देते हैं आपको, भारत और रूस, ये दोनों में से कौन आएगा सेकेंड में? सेकेंड जो है वो अपना भारत है। ठीक है, तो भारत गेहूं उत्पादन में सेकेंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पता चल गया कि रूस आएगा थर्ड नंबर में गेहूं उत्पादन में। ठीक है, और भारत की बात करें कि भारत में कितना गेहूं उत्पादन होता है, जल्दी से बताइए, किसी को पता है तो। भारत में जो है 9 करोड़, कितना? 9 करोड़, उसके बाद 86 लाख टन गेहूं का उत्पादन होता है। कितना होता है? 9 करोड़ 86 लाख टन भारत में गेहूं का उत्पादन होता है। तो यहाँ से सारा जानकारी मिल गया। चलिए 3-4 पॉइंट बनाया है, सारे को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? फलकनुमा पैलेस जो है, फलकनुमा ये क्या है? एक प्रकार की आकृति या एक प्रकार का बनावट है, इसीलिए वो घर प्रसिद्ध है। तो जल्दी से बताइए ये कहाँ है? हाँ, जल्दी सोच के बताइए। और फलकनुमा का तत्काल हम अर्थ बता दें तो ये जो है एक मुस्लिम शासक के भतीजा, चाचा, नाना के द्वारा बनवाया गया। उतना मत जाइए, सिर्फ इतना समझिए कि इसका उर्दू में अर्थ होता है, फलकनामा का उर्दू में अर्थ होता है आसमान की तरह या दर्पण का आसमान। ठीक है, क्या होता है? आसमान की तरह या दर्पण का आसमान, इसी तरह इसका संरचना होता है। तो समझ सकते हैं कि अगर उर्दू में अर्थ निकल रहा है तो मुस्लिम शासक ही या मुस्लिम ही कोई बनवाए होंगे। तो ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद कहाँ है? जल्दी से बताइए कहाँ पर है हैदराबाद? तेलंगाना में। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट निकल के आ गया। फलकनुमा का उर्दू में क्या अर्थ होता है बताइए बताइए? आसमान की तरह या दर्पण का आसमान। ठीक है, उसके बाद ये स्थित कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में है। तो इतना तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मज़ा आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को क्या बोलते हैं? BHU बोलते हैं, BHU। ठीक है, BHU का स्थापना किसने किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए कौन सा होगा इनमें से।
पहला ऑप्शन है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है शंकर विद्यार्थी, उसके बाद है गोविंद वल्लभ पंत, और उसके बाद है मदन मोहन मालवीय। बिल्कुल सही, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है, अगर ईस्वी पूछते तो 1916, ठीक है, 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बीएचयू की स्थापना हुई। और ये कोई सरकारी फंड से नहीं हुआ था, ये व्यक्तिगत प्रयास, यानी कि मदन मोहन मालवीय के अपना खुद के व्यक्तिगत प्रयास के वजह से ये जो है बीएचयू अस्तित्व में आया है, ठीक है। और यह भारत का पहला विश्वविद्यालय था जो एक निजी आदमी के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। और अगर इसके कैपेसिटी की बात करें, परिसर जो है, क्षेत्र जो होते हैं, उसमें 30,000 से अधिक छात्र जो है निवास कर सकते हैं। और ये बोलिएगा तो एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। क्या है? सबसे बड़ा, एशिया का, न कि इंडिया, एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। चलिए, इतना सारा पॉइंट कवर हो गया यहाँ पे, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। जिनको मुगल शासक के द्वारा जो बिहार में निर्वासित किया गया था, वो कहाँ पर दफन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। और इस क्वेश्चन में ही जो है 2-3 पॉइंट याद रखने योग्य है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है या क्लास में दिया जा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को 2-3 बार गौर से ज़रूर पढ़ें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बहुत सारी बातें छिपी रहती हैं। तो चलिए जल्दी से इसके बताइए कि बिहार में जो है वो मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक कहाँ पर दफन है। देखिए, यूसुफ शाह चक कौन थे? कश्मीर घाटी के अंतिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसने 1579 से लेकर के 1586 तक कश्मीर पर शासन किया था और स्वतंत्र कश्मीर के अंतिम मूल शासकों में से एक था, ठीक है। और उसकी दफन की भूमि जो है बिहार के नालंदा में है। कहाँ है? यहाँ पर डी नंबर पढ़िए, ऑप्शन नालंदा में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, नालंदा में। यहाँ पर नहीं दिख रहा है फंक्शन की वजह से, तो राइट आंसर क्या हो गया? नालंदा हो गया। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज के खिलाफ भारतीय सैनिक द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विरोध वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वेल्लोर का विद्रोह एक बहुत ही विख्यात विद्रोह है और ये एक प्रकार का हिंसक विद्रोह था और पहला हिंसक विद्रोह था। क्या था? पहला हिंसक विद्रोह था। तो ये कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए कब हुआ था ये। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सोच के बताइए। डेट यहाँ पर तो आपसे डेट पूछा जा रहा है, लेकिन इसके साथ हमने बहुत कुछ बता दिया कि ये क्या था, पहला हिंसक विद्रोह था और इसमें बहुत लोग घायल या मारे गए थे। और ये किसके खिलाफ हुआ था? देखिए, 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। कब हुआ था? 10 जुलाई 1806 ईस्वी। यहाँ पर डेट भी याद रखिएगा, 10 JULY, ठीक है। 10 जुलाई 1806 ईस्वी को वेल्लोर का जो है पहला विद्रोह हुआ था। किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर यह हिंसक विद्रोह हुआ था, जो कि हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। और इस विद्रोह में जो है करीब 200 ब्रिटिश सैनिकों को या तो मार डाला गया था या घायल हुए थे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा विद्रोह बन गया था और इस विद्रोह को मतलब बंद करने के लिए या कमांड करने के लिए अंग्रेज़ों को क्या करना पड़ा? तोप गोले वगैरह मंगा करके इस विद्रोह को समाप्त किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा है। वेल्लोर का विद्रोह, मेन पॉइंट आ जाएगा आपको, वेल्लोर का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर तो दिया हुआ है अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन डायरेक्ट अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 10 जुलाई 1806 ईस्वी में हुआ था।
किसके द्वारा? भारतीय सैनिकों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जिसमें कितने लोग घायल हो या मारे गए थे? तो 200 से अधिक अंग्रेजी सैनिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो है प्रभुत्व बढ़ने लगा था। बहुत सारे क्षेत्र पर उन्होंने धीरे धीरे अपना हक करने लगा था, आक्रमण करके या कूटनीति से या फूट डालो शासन करो की नीति से इन्होंने क्या किया था, बहुत से क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, उसके बाद जो है रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि हुई। इस संधि में क्या हुआ ये भी हम बताएंगे, लेकिन ये डेट पूछा जा रहा है कि वो संधि की डेट क्या थी, कौन सी ईस्वी में वो संधि हुई थी, जल्दी से बताइए। नहीं याद आ रहा है? 25 अप्रैल। ठीक है, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी, यहाँ से रखिएगा 25 अप्रैल। ठीक है, 25 अप्रैल 1809 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि जो थे चार्ल्स टी मेटकॉफ और ये रंजीत सिंह जो थे पंजाब के सिख राज के प्रमुख थे। ठीक है, प्रमुख के साथ ही प्रमुख का बैठक होता है ना, तो इनके साथ जो है संधि किया गया, एक संधि किया गया। संधि क्या था? तो सतलज नदी के उत्तरी क्षेत्र जितने भी थे, उत्तरी क्षेत्र पर ये रंजीत सिंह अपना राज्य का सीमा बढ़ा सकते थे, या उत्तरी के राजा जितने भी थे उस पर ये आक्रमण करके अपना क्षेत्र बढ़ा सकते थे। लेकिन दक्षिणी जो अंग्रेज के हिस्सा थे, जिस पर अंग्रेज ने अपना मतलब कायम कर लिया था, अपना राज या संप्रभुता स्थापित कर लिए थे, कि उनके तरफ नहीं जाएगा। यहाँ पर भी देखिए उन्होंने क्या मास्टर प्लान बना लिया कि इधर के जो भी राज होंगे इससे लड़वा के उनको ख़त्म कर देते हैं। इससे तो संधि हो ही गया है, बाकी वो राज को ख़त्म करेगा उधर की तरफ, अपने में ये लोग लड़कट के ख़त्म करेगा, फिर सारे राजा ख़त्म हो जाएंगे, एक ये रहेंगे तो इनको तो हम कभी ख़त्म कर देंगे। इस तरह से अंग्रेज जो है बहुत दिमाग के, वो लोग बहुत टैलेंटेड थे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो लोग फूट डालो और शासन करो की नीति में सक्सेसफुल हुआ। तो इस प्रकार से इसको बेवकूफ़ बना दिए कि आप जो है दक्षिण की तरफ नहीं आइएगा, सतलज नदी से दक्षिण की तरफ, और उत्तर की तरफ जो है वो जो सिख शासक सब जो है और सब हिंदू शासक जो भी थे भारत के अस्थायी शासक जो थे, उन पर आप खूब आक्रमण कीजिए, खूब अपना क्षेत्र बढ़ाइए, सीमा राज्य का सीमा खूब बढ़ाइए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सतलज नदी के दक्षिण तरफ जो है आप नहीं आइएगा। तो ये समझौता कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। ठीक है, अमृतसर की पहली संधि, याद रखिएगा ये डेट। तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए, चलिए आगे बढ़ें। बताइए अच्छा लग रहा है क्या? सारा पॉइंट क्लियर करते जा रहे हैं हम। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग नहीं जान रहे होंगे, लेकिन अब जो क्लियर करते जा रहे हैं तो कभी ये ध्यान से नहीं उतरेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है। देखिए क्या है, 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है वो ऐसा पूछ देता है कि ब्रह्मा समाज का स्थापना कब हुआ, तो 1828 ईस्वी में। डेट दिया हुआ क्वेश्चन में, हमको क्या बोले थे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जब भी क्वेश्चन को पढ़िएगा, अगर एग्जाम में ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आता तो एक दो बार और पढ़िए, फिर भी नहीं समझ आता तो एक बार और पढ़िए, कम से कम 4 बार क्वेश्चन को टाइम दीजिए। जैसे ही पढ़िएगा आप समझ में आ जाएगा कि ये क्या रिजल्ट मांग रहा है हमसे। तो यहाँ पर देखिए क्लियर है, 1828 में ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था ये पूछा जा रहा है, यानी कि ब्रह्मा समाज का स्थापना किन्होंने किया, जल्दी से बताइए। डी नंबर वे ऑप्शन देखना है, थोड़ा लंबा है इसीलिए हम हटा दिए हैं। डी नंबर ऑप्शन देख लीजिए, लेकिन हम कंफर्म कर दे रहे कि डी नंबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इन तीनों में से चूज कीजिए कौन सा होगा। डी नंबर ऑप्शन आपके नहीं होंगे, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई।
और ब्रह्मा समाज में हुआ क्या था, ये किस प्रकार का समाज था। ये क्या था कि हिंदू का जो वेदों की जो सत्ता थी, वेद के मत के अनुसार सारा काम होना है, वेद के अनुसार ही सारा कुछ चलना है, तो उनके सत्ता को अस्वीकार कर दिया और हिंदू संस्कारों को त्याग कर दिया। पूजा पद्धति में जो है ये लोग चेंज कर लिए, तो इन्होंने एक समाज बना लिया ब्रह्मा समाज। तो ये किसके द्वारा स्थापना किया गया था, राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और इसके साथ और थे देवेंद्र नाथ टैगोर, उसकी यहाँ पर चर्चा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि देवेंद्र नाथ टैगोर जी भी थे जिन्होंने इनके साथ दिए थे। चलिए आगे बढ़े। हाँ, यहाँ पर ये नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं जोड़ लीजिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय, इन दोनों के प्रयास से ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य पर्यटक विकास नियम का टैगलाइन क्या है। ये पर्यटक विकास नियम जो होता है, इनका एक टैगलाइन होता है, एक मोटो होता है जिस पर इनको वर्क करना होता है, ठीक है। तो इसका क्या है टैगलाइन, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, बिहार से रिलेटेड है, बिहार का ही ना एग्जाम दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इनको जो है आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके हमें कमेंट में बताइएगा। ये HW में आप लोग को मिल रहा है, और शायद आज की क्लास का ये पहला HW है। तो आप लोग अच्छे से और राइट आंसर देने का कोशिश कीजिएगा जहाँ से मिले, और गूगल पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि गूगल पर भी कोई आदमी ही डाला जाता है। गूगल पे कोई राइट जानकारी या नहीं होता है। गूगल पहले ही कहता है कि ये आदमियों के द्वारा दिया गया ही ये प्रोडक्ट है या कंटेंट है, ठीक है। तो आप लोग कोई बुक हो वहाँ से पढ़ना बेटर रहता है। बुक में जल्दी से गलत नहीं रहता है, एरर आ सकता है लेकिन गलत नहीं रहता। लेकिन गूगल पे जो है 50% आप मान के चलिए कि गलत भी हो सकता है, 50%, ठीक है। क्योंकि गूगल जो है लेके पैदा नहीं हुआ, वहाँ पर भी जो है आदमी ही पब्लिश कर रहा है, लिख रहा है। तो गूगल की बातों पर हमेशा भरोसा नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, चलिए ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा क्वेश्चन, क्या थोड़ा नीचे कर देते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किन्होंने कहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। जिन्होंने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो पर अपने संबोधन में पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किए थे। महात्मा गांधी कहने के वजह उन्होंने राष्ट्रपिता कहना स्टार्ट कर दिया वहीं से। कब से, डेट अगर पूछते तो 6 जुलाई 1944, याद रखिएगा। किन्होंने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। चलिए आगे बढ़ें। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर, नंबर ऑफ क्वेश्चन मत याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में कितना सारा पॉइंट क्लियर करते जा रहे हैं ये देखिएगा कि एक क्वेश्चन में आपने कितना पॉइंट किया। 50 क्वेश्चन कर लीजिए, उससे मैटर नहीं है। मैटर ये है कि एक क्वेश्चन में आपने कितने पॉइंट को कवर किया, एक क्वेश्चन के साथ आपको कितना सारा पॉइंट आपके दिमाग में आ गया, ये ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि कम ही क्वेश्चन पे डिस्कस हुआ आज। पॉइंट देखिएगा कि एक क्वेश्चन में कितना सारा पॉइंट निकल रहा है, और सबको बताने के लिए आप ही लोग बोले हैं कि पूरा बताते हुए चलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, किसको पता है, बताइए बताइए। नहीं पता है। देखिए, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित है, केरल के इडुक्की ज़िले में। तो वो उतना नहीं पूछेगा, सीधा याद रखना है केरल में स्थित है, ठीक है। और इसका मुख्य क्या है, इस वजह से क्वेश्चन में आया। देखिए, कोई चीज़ जब तक उनका मेन एक फीचर अच्छा वाला नहीं हो तब तक वो जो है उतना लोगों के नज़र में नहीं आता। तो इसका मेन फीचर क्या है बताइए किसी को। ये जो पार्क है, पार्क के मुख्य भाग में घास के मैदान से जो है ऊंची पहाड़ियों जो है ना, पहाड़ी पर घास उगा हुआ है, इसीलिए ये जो है
बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि घास के मैदान हरे भरे होते हैं हमेशा, तो हरा भरा पहाड़ियों को देखने का नज़ारा ही कुछ और होता है, इसीलिए क्वेश्चन के रूप में आता है। तो यहाँ से याद रखना है, केरल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर ये पूछ दे तो 1978 ईस्वी में। डेट वैसे इस क्वेश्चन का नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से, अगर प्लेस का नाम पूछा तो पूछा, डेट नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इतना बात को याद रखना है। तो राइट आंसर हो गया आपका केरल। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस जिले में कल्लई के नाम से जाने जाने वाले ग्रेट एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराना बांधों में से एक है, स्थित है? ये जो आपके कल्लनई जो बांध है, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। इसका नाम है ये ग्रेट एनीकट बांध। ठीक है, कल्लई भी नाम है और इसके साथ उपनाम है ग्रेट एनीकट बांध। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आ रहा है, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है। क्या है? भारत के सबसे पुराने बांधों में से एक है। और विश्व की बात करें तो विश्व में ये जो है सबसे पुराना में चौथे नंबर पर आते हैं, जो कि अभी भी ठीक है, भारत सरकार इनको अभी भी काम में यूज में लाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है ये बताइए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को नहीं पता है तो। कल्लई जो है, जिसे ग्रेट एनीकट बांध कहा जाता है, ये एक प्राचीन बांध है, यानी कि पुराना बांध है, जो कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में है। तिरुचिरापल्ली, ठीक, कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में स्थित है। और ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, याद रखिएगा, कावेरी। कहाँ पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। और इसको बनाया किसने था? चोल शासक, चोल राजा कारिकाल ने बनाया था। किसने बनाया था? कारिकाल ने। और किस वंश का राजा था वो? चोल वंश का राजा था। तो 3-4 पॉइंट यहाँ पर मिल गया। कल्लई बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली में स्थित है। ठीक है, और इसका स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो चोल शासक, चोल राजा कारिकाल के द्वारा। किसके द्वारा? कारिकाल के द्वारा। 4 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? देखिए 1929 हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। 1947 की पहले की बात है। तो अंग्रेज़ जो है ज़्यादा जुल्म जो है वो किसान लोग पर ही ढाते थे, चाहे उनके खेतों में उपज आए या नहीं आए, लेकिन उससे लगान लेना ही लेना। लगान बोले तो कर, जो टैक्स उनके तरफ से लगाया गया था वो लेंगे ही लेंगे, चाहे बाढ़ की वजह से फसल बर्बाद क्यों ना हो जाए, सुखाड़ की वजह से बर्बाद क्यों ना हो जाए, तुम्हारे खाने के लिए घर में बचा नहीं बचा, मेरे को टैक्स चाहिए तो चाहिए। अंग्रेज़ की ऐसी दुष्टता नीति थी। ठीक है, तो किसान का हालत इससे बहुत ही बुरा हो जाता था। तो इसके खिलाफ किन्होंने? स्वामी सहजानंद सरस्वती, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक आंदोलन बुलाया, जिसमें सारे किसान को इकट्ठा किए, और वहाँ से जो है सरकार के इस गलत नीति के, अंग्रेज़ों की इस गलत नीति के विद्रोह जो है आंदोलन की शुरुआत की, और वहीं से किसान आंदोलन का शुरुआत हुआ। तो याद रखिएगा किसने किया था? 3 नंबर में याद रखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिकनिक के नाम से भी जानी जाती है? उत्तर पिकनिक के नाम से कौन सी ऐसी नदी है जो जानी जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। कावेरी है या ब्रह्मणी है या वेगनी है या पेनार है? जल्दी से बताइए कौन सा होगा उत्तर पिकनिक के नाम से जाने जाने वाले। देखिए आपके दक्षिण भारत की जो पेनार नदी है, क्या है? दक्षिण भारत की पेनार नदी जो है वो उत्तर पिकनिक के नाम से जानी जाती है। दक्षिण भारत की पेनार नदी, लेकिन जानी जाती है किस नाम से? उत्तर पिकनिक के नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया, पेनार नदी जो है वो जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? जल्दी से बताइए, खादर और बांगर जो है, भांगर
किस प्रकार की मिट्टी है? काली है या लाल है, जलोढ़ है या लेटराइट है? बिल्कुल सही जवाब। खादर और भांगर जो है दोनों क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। और अगर खादर की बात करें तो खादर क्या है? जल्दी से बताइए। खादर है, बाढ़ के समय में जो मिट्टी आती है वो खादर मिट्टी होती है, वो ज़्यादा उपजाऊ होता है भांगर की अपेक्षा। और भांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी ही होती है दोनों, लेकिन पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? भांगर बोलते हैं। और नई जो बाढ़ में आती है उसको क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। तो यहाँ से क्लियर रखिएगा। और कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है? तो खादर मिट्टी उपजाऊ होती है। तो राइट आंसर आपके 14 के हो गए 2। और समय लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया है, बाद में सबका मन उबाऊ होने लगेगा। तो क्लास को यहीं छोड़ दे क्या? चलिए आज हम इतना पर ही क्लास को एंड करते हैं। लेकिन बहुत सारे आज के क्लास में हमने पॉइंट को कवर किया है, तो इन सारी बातों को याद रखिएगा आप लोग। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।